नमस्कार, न्यूज 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानस श्रीवास्तव। देश में आम चुनाव का ऐलान हो चुका और सबकी निगाहें उत्तर प्रदेश पर टिकी हुई हैं। उत्तर प्रदेश में वैसे तो खुला मैदान है भारतीय जनता और एनडीए के लिए, लेकिन इंडिया गठबंधन में एकजुट होकर के बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के इस रथ को रोकने की एक कवायद शुरू हुई थी। बहुत उम्मीदें की जा रही थी कि इस बार एक सशक्त विपक्ष मजबूती से टक्कर देता हुआ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को उत्तर प्रदेश में नजर आएगा। लेकिन चुनाव जैसे जैसे करीब आता गया, भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति में कामयाब होती नजर आती रही और एक एक कर तमाम जो दुश्वारियां थी उनको दूर करने में जुट गई। शुरुआती दौर में ये उम्मीद भी की जा रही थी और ये दावा भी किया जा रहा था कि इंडिया गठबंधन बेहद मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले खड़ा नजर आएगा। लेकिन जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आती गई, वैसे वैसे इस कुनबे में बिखराव भी देखने को मिला। एक लंबे समय तक एक अनबन सी बनी रही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच। हालांकि उसे सुलझा लिया गया, लेकिन जब तक कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी नजर आती, तब तक एक बहुत ही महत्वपूर्ण सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल बीजेपी के साथ एनडीए के कुनबे में शामिल हो गया। सुहेल जो भारतीय समाज पार्टी जो पिछले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ थी, वो पहले ही बीजेपी के साथ आकर खड़ी हो गई थी और उनको अब तो ओम प्रकाश राजभर को मंत्री बनाया जा चुका है। दारा सिंह चौहान को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा चुका है। विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं को, जिताऊ उम्मीदवारों को एक एक कर बीजेपी अपनी पार्टी में शामिल कर रही थी। समाजवादी पार्टी में भी तोड़फोड़ हुई और अब एक और महत्वपूर्ण साथी था अपना दल कमेरावादी, यानी पल्लवी पटेल की पार्टी। राज्यसभा चुनाव के दौरान से ही उनकी नाराजगी नजर आ रही थी और अब अपना दल कमेरावादी भी इंडिया गठबंधन से अलग हो चुकी है। 3 सीटों पर उम्मीदवारों के ऐलान के बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने साफ कर दिया था कि अपना दल कमेरावादी से जो गठबंधन था वो विधानसभा चुनाव के दौरान था, लोकसभा चुनाव में उनका कोई गठबंधन नहीं। जवाब में आज पल्लवी पटेल की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उन्होंने भी कह दिया कि वो गठबंधन में शामिल नहीं है, यानी एक और झटका। तो अब अगर देखा जाए तो मुख्य तौर पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, यही 2 दल हैं इंडिया गठबंधन में उत्तर प्रदेश के लिहाज से बात की जाए। हालांकि चंद्रशेखर भीमार्मी वाले भी अभी शामिल है, लेकिन उनकी भी स्थिति बहुत पूरी तरीके से तस्वीर साफ नहीं है। तो ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि इंडिया गठबंधन जो पूरी ताकत के साथ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठजोड़ है, ये पूरी ताकत के साथ इस बात का दावा कर रहा था कि हम उत्तर प्रदेश में बीजेपी को सभी 80 लोकसभा सीटें हरा देंगे, यानी जो मिशन 80 का लक्ष्य है उसको पूरी तरीके से साफ कर देंगे। लेकिन हालात ऐसे नजर नहीं आ रहे। तो क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, चूंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति वैसी नहीं है जैसी कि 2009 में हुआ करती थी। विधानसभा चुनाव के लिहाज से भी देखें तो 3 दशक का सूखा है और अगर लोकसभा चुनाव की दृष्टि से भी अगर हम बात करें तो 2009 के बाद ऐसा कोई करिश्मा नहीं दिखाई पड़ा। महज एक लोकसभा सीट और अब उस पर भी संशय बरकरार है। अमेठी और रायबरेली दोनों ही सीटों पर अभी तक उम्मीदवार घोषित नहीं हुए हैं। पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, ये पर्दा भी अब हट चुका है। जनता भी समझ रही है और लोग भी समझ रहे हैं कि वहां पर क्या होने वाला है। तो ऐसे में ये मुकाबला कैसा होगा? इंडिया गठबंधन अकेले समाजवादी पार्टी के दम पर कांग्रेस को साथ लेकर के कैसे चुनौती देगा और वो चुनौती कितनी बड़ी होगी? और क्या भारतीय जनता पार्टी और उसका जो एनडीए का एक मजबूत कुनबा है, उसको उसको तोड़ने के लिए, उसको भेजने के लिए क्या ये 2 पार्टियां काफी होंगी? इन तमाम सवालों के साथ आज हम इस चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं जो इस चर्चा में हमारे साथ शिरकत कर रहे हैं। आप सभी का उनसे परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ सुशील पासी जी हैं जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुशील जी, बहुत स्वागत है आपका इस डिबेट में हमारे साथ। जी, नमस्कार। तरफ से आज अपनी बात रखेंगे, उनका भी बहुत स्वागत है। और धर्मेंद्र कुमार सिंह समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो भी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल है।
नमस्कार, नमस्कार। और इसके अलावा अनुपम मिश्रा जी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे उनके साथ भी इस पर चर्चा करेंगे। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले आज मुझे धर्मेंद्र सिंह जी के पास ही चले जाना चाहिए। धर्मेंद्र जी, ऐसी क्या बात है कि एक-एक कर आप लोग साथ छोड़ते चले जा रहे हैं? आपकी पार्टी में देखिए मनोज पांडे जैसे कद्दावर नेता और उनके साथ तमाम दूसरे विधायक छोड़ करके बीजेपी के पाले में जाके खड़े हो गए। आपके एक महत्वपूर्ण सहयोगी थे जयंत चौधरी राष्ट्रीय लोक दल वाले, वो भी बीजेपी के साथ चले गए। अपना दल पंद्रावादी जिसको आप अनुप्रिया पटेल के खिलाफ खड़ा करने की सोच रहे थे, आप ही की पार्टी के टिकट पे, आप ही के सिंबल से वो विधायक है। लेकिन आप दोनों ने ही अपने-अपने रास्ते अलग कर लिए। तो बिखरा हुआ इंडिया गठबंधन एक ऐसे मजबूत गठजोड़ के सामने जो एनडीए की शक्ल में उत्तर प्रदेश में मजबूती से खड़ा हुआ है, उसको मुकाबला कैसे करेंगे आप? देखिए मानस जी, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इस देश में जो चुनाव 2024 का होने जा रहा है, वो संविधान को समाप्त करने वाले और संविधान में आस्था रखने वालों के बीच है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, पूरे देश के अंदर देखिए, जिनको प्रधानमंत्री जी महाभ्रष्ट मंच से कह रहे थे, अगले दिन भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हो जाते हैं और शपथ ले लेते हैं। उप मुख्यमंत्री के आपने महाराष्ट्र के अंदर देखा, जिनके कंधे पर विपक्ष के प्रमुख नेता थे आदरणीय नीतीश कुमार जी, ऐसी कौन सी मजबूरियां हुई जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी के सारे वरिष्ठ नेता, चाहे वो गृह मंत्री जी हो चाहे प्रधानमंत्री जी हो, ये कहते नहीं थकते थे कि अब उनके लिए रास्ते बंद हैं। वो अचानक जो है गठबंधन में चले जाते हैं। जिस तरह से आपने कहा ही, यहाँ हमारे साथी रहे जयंत जी, जिनका शून्य हो गया था और जिनकी विरासत पर, चौधरी चरण सिंह जी की विरासत पर जिन्होंने एक तरह से बुलडोज करने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी के साथियों ने, जिन्होंने किसानों के साथ इतना बड़ा अन्याय किया, जो प्रधानमंत्री जी किसानों की आय दोगुनी करने के फार्मूले के साथ 2014 में उतरे थे, वो किसानों को एमएसपी पे गारंटी देने को तैयार नहीं हुए, जिससे जबकि उसमें सरकार का कुछ बजट नहीं लगना था व्यवहारिक रूप से। तो ऐसे में वो चले गए, कौन सी परिस्थितियां रही धीरे धीरे पता चलेगा। जो चंद्रबाबू नायडू जी पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के कुशासन को उजागर करते थे, मोदी जी की नीतियों के आलोचक रहे, अचानक वो चले जाते हैं। तो जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं को बुलडोज करके, संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा करके, उनको महत्वहीन करके भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है, ऐसे में कोई बड़ी बात नहीं कौन कहां चला गया। जिस तरह से आप हमारी कमेरावादी पल्लवी पटेल जी की बात कर रहे थे अभी रिसेंटली, पल्लवी जी ने, जब हम गठबंधन में रहते हैं तो सारे निर्णय बैठ करके कलेक्टिव तरीके से होते हैं, लेकिन गठबंधन में थी, उनको हमने विधायक बनाया और उनकी माता जी उनके चुनाव चिन्ह से चुनाव लड़ी थी, वो चुनाव नहीं जीत पाई थी प्रतापगढ़ से, और बड़ी महत्वपूर्ण सीट से समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव जीत करके आई। लेकिन अचानक वो, उन्होंने गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया, जो हमारी नीतियां थी उसके विरुद्ध उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। अब चूंकि उनकी महत्वाकांक्षा ज्यादा है, जब हम गठबंधन में होते हैं तो एक सीमा तक महत्वाकांक्षा पूरी की जा सकती है, साथ लेकर के सारे निर्णय होते हैं, तमाम मजबूरियां होती साथ। लेकिन जब उन्होंने बयान दे दिया और बिना कुछ तय किए अपने कैंडिडेट दे दिए, उन्होंने अपना रास्ता खुद तय कर लिया, तो उसमें क्या कहा जा सकता है, गठबंधन तो एक दूसरे के सहमति से चलता है। तो जब उनको लगा होगा कि मेरा फायदा अलग होने में है, तो चली गई। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जनता के बीच, जनता सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्र के 10 साल का कुशासन है, जिसमें उन्होंने तमाम वादे किए थे, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, जो जन सरोकार के मुद्दे, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला सुरक्षा, नौजवानों को रोजगार, किसानों की आय दोगुनी, इनमें जब पूरी तरह से फेल हो गई है, जनता को उनके पास जवाब देने के लिए कुछ रह नहीं गया है, तो तोड़ फोड़ करके इतने डरे हुए हैं कि हर जगह हो विपक्षी दल के नेताओं को तोड़ करके अपने साथ मिला करके किसी तरह सर्वाइव करना चाहते हैं। और किस तरह से लोकतंत्र की हत्या हो रही है आप देख ही रहे हैं। डेमोक्रेसी में चुने हुए लोगों को इस तरह से अचानक रात को पहुंच के गिरफ्तार कर लेना, जेल भेज देना, इनके डर का आलम परिलक्षित होता है। केवल हम जनता के बीच जन सरोकार के मुद्दे, जो हमने आपको बताया पहले, उनको लेके जाएंगे। जनता समझी हुई कोई काम हो नहीं रहा है, मध्य वर्ग और निम्न मध्य वर्ग तो तबाह होने के कगार पर है। आर्थिक स्थिति की स्थिति है कि एक आंकड़े के हिसाब से 14.5% एफएमसीजी सेक्टर में डिमांड कम हुई है। उसका मूल कारण है कि जॉब सिक्योरिटी नहीं है, लोगों को नौकरियां मिल नहीं रही हैं, और जो कुछ संविदा पर रख भी रहे हैं तो वहां सिक्योरिटी नहीं है कि वेतन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कब निकाल दिए जाए। तो अनिश्चितता की स्थिति में देश की जनता है। जिसको महत्वपूर्ण मुद्दा बनाए थे महंगाई, महंगाई 164% से अधिक बढ़ गई है 2000 जब से 14 से आए हैं और 2024 के बीच में। तो चूंकि जो महत्वपूर्ण वादे भारतीय जनता पार्टी ने किया था,
इसके सर्वोच्च लीडर आदरणीय मोदी जी ने किया था। उन सारे मुद्दों से भारतीय जनता पार्टी भटक गई है और केवल सेंसिटिविटी क्रिएट करके, ध्रुवीकरण करा करके चुनाव जीतना चाहते हैं। तो जनता समझ गई है, 2024 में तैयार बैठी है, वो भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाएगी। आपकी बात पूरी प्रियंका मौर्य के पास चलते। प्रियंका जी, क्योंकि अनुप्रिया पटेल पहले से ही आपके साथ हैं, आपके घटक दल में शामिल है, निश्चित तौर पर आप पल्लवी पटेल को तो नहीं लेते पाएंगे, लेकिन बीएसपी ने तत्काल उनको ऑफर फेंका। उन्होंने कहा कि आप इलाहाबाद फूलपुर कहीं से भी चुनाव लड़ लीजिए, बीएसपी के सिंबल में लड़ लीजिए, नहीं तो अगर आप अपने सिंबल में भी लड़ेंगे तो बीएसपी समर्थन करेगी। ये जो मायावती ने जो एक दांव खेला है, इसको किस नजर से देखा जाए? प्रियंका जी, आपकी ऑडियो नहीं आ रही, प्लीज डिवाइस अगर आपकी अनम्यूट है तो अनम्यूट कर लें। आप ऑडियो आपकी क्लियर नहीं है। मैं किसी आपको कहूंगा कि आपकी ऑडियो पहले ठीक कर ले, फिर आपके पास हम आते हैं। सुशील पासी जी, आप अपने लोगों को नहीं रोक पा रहे हैं, जो आपके परिवार के सदस्य थे उनको आप रोक नहीं पा रहे हैं। जरूरी नहीं कि वो बीजेपी के पास ही है, पल्लवी पटेल तो बीजेपी के पास नहीं गई, जो आपका ये आरोप भी निराधार साबित हुआ कि बीजेपी को ले जा रही है। वो बीजेपी के साथ तो जा नहीं रही, लेकिन इतना जरूर है कि वो जाती तो आपको नुकसान जरूर हो सकता है। आवाज आ रही मनोज भाई हमारी? आ रही है। पहली बात तो ये जो आप अभी कह रहे थे कि 80 की सीट 80 जो है वो भारतीय जनता पार्टी जो है अपना लक्ष्य बना रखी है और पूरे देश में 400 पार का नारा दे रहे हैं। ये 400 पार और 80 का नारा वो इसलिए लेकर आए हैं कि जब से वो घोसी का चुनाव हारे हैं और तब से उनकी इस कदर भौखलाहट है कि जानते हैं कि 131 सीटें जो दक्षिण भारत की है उसमें उनका सफाया होना है। तेलंगाना में और कर्नाटक में जो उनकी सबसे ज्यादा सीटें थी वहां से उनकी स्थिति इस कदर कमजोर हुई है और तब से ये उत्तर भारत में एक नारा दे रहे हैं कि 80 तो अभी नहीं है उनकी। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये जो चुनाव होने जा रहा है ये वसूली सरकार के खिलाफ होने जा रहा है। महंगाई बढ़ाई नहीं जाती है। महंगाई का एक नया गुजरात मॉडल आया है कि कंपनी से आप इतना इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के नाम पर पैसा लेते हैं और बाद में वही अपना उत्पाद जो है 40 रुपए यानी 40,000 वाली चीज 80 में हो गई है। 2014 के पहले जिस उत्पाद की कीमत थी उसका 2 गुना हो गई। तो वो कंपनी करे क्या? जिस कंपनी की कमाई केवल 20,000 करोड़ हो या 60 करोड़ हो और 1,000 करोड़ वो चंदा देना है। यानी इस देश में गुजरात मॉडल एक ऐसा मॉडल आया कि उद्योगपतियों से आप डरा करके चंदा के नाम पर वसूल करिए और इस देश के किसान को, नौजवान को, मजदूर को बदहाल कर दीजिए। इस देश में मनरेगा की मजदूरी नहीं बढ़ी। 200 रुपए, 225 रुपए जो मजदूरी मनरेगा की है, ये मोदी सरकार, वसूली सरकार पहली हिंदुस्तान की सरकार है जिसने इस देश के मनरेगा के मजदूरियों को 3-3 महीने, 6-6 महीने तक उनको मजदूरी का भुगतान नहीं किया। और इस देश में 80 करोड़ लोग ये खुद कहते हैं कि 5 किलो राशन पर चल रहे हैं। ये तो आप कमियां बता रहे हैं, मैं तो आज रणनीति की बात कर रहा हूं कि जो लोग आपको छोड़ के चले जा रहे हैं वही मैं मानस जी वही बताना चाह रहा हूं कि सन 77 में लगता था कि चुनाव किस परिदृश्य में होगा, लेकिन जनता ने बदलाव ला दिया। 89 में बदलाव ला दिया। 2004 में भी इंडिया शाइनिंग का नारा दिया गया था और लोग कहते थे कि कांग्रेस के पास वोट बैंक नहीं है और इसी उत्तर प्रदेश में हम सांसद बना करके ले गए और हम सरकार बना के ले आए। तो कभी कभी मात्र केवल मैनेजमेंट से चुनाव नहीं होता है, जनता किस कदर बगावत करेगी ये घोसी के चुनाव में इन्होंने देखा है। और ओम प्रकाश राजभर तो घोसी के चुनाव में थे ना, दारा सिंह चौहान तो थे और सरकार भी थी, लेकिन जनता ने उसका जवाब दे दिया। तो मानस जी ये जो इनका बड़बोलापन है ना,
कि 80 की 80 हम जीत लेंगे, ये अहंकार इस बार उत्तर प्रदेश की जनता तोड़ेगी। और मैं बता रहा हूं, पल्लवी पटेल का जो मसला आपने बताया, पल्लवी पटेल ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी में भी तमाम सांसदों की सीटों पर अभी ये खुद निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है कि कौन लड़ाएंगे कौन नहीं लड़ेगा। बाराबंकी की सीट का हाल अभी आपने देखा है। तो अभी जब तक नामांकन नहीं होता है, कौन नेता कहां से लड़ेगा, ये राजनीतिक दल और राजनीतिक नेताओं का स्वभाव होता है। जिधर फायदा देखेंगे, अगर पल्लवी पटेल को लगेगा कि हमारी जीत इस तरफ आने से है तो उधर चली जाएंगी, और अगर उनको लगेगा कि नहीं संविधान के लिए लड़ना है, जनता के लिए लड़ना है, और अभी उनको एमएलए बनाने में अखिलेश यादव जी ने प्लीज इनको चुप कराइए, अब मुझे बोलने दीजिए। पल्लवी पटेल ने कहा कि अखिलेश यादव बीजेपी से मिले हुए हैं, और उनको अगर ये भ्रम है कि किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता तो नुकसान उठाएंगे। और आपने देखा कि बीएसपी ने सरकार उसको वादा किया कि आप हमारी दल में हम आपको जो चाहते हैं वहां से हम आपको करा सकते हैं, अगर आप हमारे सिंबल पर नहीं करना चाहते तो बीएसपी पूरा समर्थन करेगी। तो ये माना जाए कि मायावती पल्लवी पटेल के सहारे उन इलाकों में जहां पर अपना दल आपके समर्थन से सीटें जीत के आ रहा, वहां पर घेराबंदी करने की कोशिश की जा रही है। देखिए आपकी वॉइस, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है जी। देखिए बहुत देर से मैं सुन रही थी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के प्रवक्ता को, तो सबसे पहले मैं दो लाइन जरा इन लोगों की बातों का जवाब दे दूं। बहुत सारे इल्जाम इन लोगों ने लगा दिए। अभी समाजवादी पार्टी से धर्मेंद्र जी ने कहा कि कुछ महत्वाकांक्षाएं होती हैं और कुछ मजबूरियां होती हैं, तो मैं समझ सकती हूँ इन लोगों की बहुत बड़ी मजबूरियां हैं जो एक साथ ये लोग मिल करके भी मिल नहीं पा रहे हैं। आपस में इन लोगों के बहुत तनाव है, और इन्हीं के पार्टी के नेताजी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी बहुत चालू पार्टी है, इस पर विश्वास मत करना, और खुद विश्वास करके फिर साथ में चल दे रहे हैं। और इससे पहले भी इन दोनों युवराजों का साथ सबने देखा कि किस तरीके से विफल रहा इसी उत्तर प्रदेश में। तो ये इनके ही शब्द हैं। अभी इन्होंने कहा मजबूरियां और महत्वाकांक्षाएं, तो इनकी महत्वाकांक्षा इतनी ज्यादा है कि ये 26 गुट मिल करके इस देश के प्रधानमंत्री को सिर्फ हराने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, और कोई नीति और नियत इनकी है नहीं। मैं आपको बता दूं कि इंडिया अलायंस बनाया गया है सिर्फ इंडिया को हराने के लिए, लेकिन एनडीए कार्य कर रहा है इस देश के लिए, इस भारत के लिए, इस देश के लोगों के लिए, और यही कारण है कि जनता ये देखती है और भर भर के अपना आशीर्वाद वोटों के रूप में परिवर्तित करके देती है। कांग्रेस पार्टी, मुझे तो समझ में नहीं आता कि बोलते किस मुंह से है। उत्तर प्रदेश में 7 सीट से 2 सीट पे चले आने वाले लोग भी इतनी बड़ी बड़ी बातें कह लेते हैं। इनकी लड़की हूँ लड़ सकती हूँ स्लोगन गर्ल जो रही प्रियंका गांधी जी, उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद झांकने नहीं आई कभी उत्तर प्रदेश, ना ही लड़कियों की सुध लेने आई जो महिलाओं को सशक्त करने की बात करती हैं। अरे क्यों नहीं, इस देश की जनता पसंद करेगी मोदी जी को। मोदी जी ने कार्य किया है, और इनके कार्य लोगों के बीच में इतने प्रचलित है कि लोग इतना आशीर्वाद दे रहे हैं। तो ये तमाम तरीके की, अब ये तो सिर्फ परिवारवाद है इनका। ये लोग जब इनका इच्छा होता है, अब इनकी कमेरावाद की चाहे पल्लवी पटेल जी हैं, अवसर देखते ही इन्होंने समाजवादी पार्टी से टिकट लिया और वो जीती भी, और अब ये महिला का सम्मान की बात करते हैं, लेकिन कैसे महिला को सम्मान दे रहे हैं ये आप स्वयं देख सकते हैं कि कितनी उल्टी सीधी बातें पल्लवी पटेल जी के लिए ये लोग खुद कर रहे हैं। तो इनका आपस में गठबंधन जो है, आपस में इनका जो तालमेल है वो सिर्फ दिखावे के लिए है, सोशल मीडिया पे है, ट्विटर पे है। रियल में इनके आपस में बहुत सारा तनाव है, और यही रीजन है कि ये हमेशा पीछे रह गए हैं और पीछे रह जाएंगे, क्योंकि इस देश में अब विकसित भारत की बात हो रही है और देश आगे बढ़ रहा है, और लोग, जनता, किसान, महिलाएं, इस देश का जवान, हर कोई इस चीज को समझने को तैयार है और वो ही अपना प्यार और समर्थन दे रहा है। तो तिलमिलाहट भारतीय जनता पार्टी को नहीं है, विपक्ष में है, और आप इस चीज को लेकर के परेशान होइए। हम तो आश्वस्त है और मेहनत के बल पे इस देश के लोगों के दिलों पे राज करने वाले हैं हम। चलिए अनुपम मिश्रा जी के पास चलते हैं। अनुपम,
सवाल मैं आपके पास धर्मेंद्र जी आता हूँ, मैं चूंकि अनुपम जी के पास भी जाना जरूरी है और अभी तक उनसे बात नहीं हो पाई है। अनुपम जी, ये जो पल्लवी पटेल का जो लेटेस्ट मूव जो हुआ है, इसको आप किस नजर से देखते हैं, क्योंकि आप जिस इलाके में इस राजनीति से आप बिल्कुल जुड़ाव नहीं करते हैं, और पल्लवी पटेल के इस नए गांव से किसको फायदा और किसको नुकसान हो सकता है, तो चीजें समझते हैं। मानस जी देखिए, आज पल्लवी पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने मोटी मोटी 3-4 बातें कही। पहले तो उन्होंने ये कहा कि वो समाजवादी पार्टी की विधायक नहीं, गठबंधन की विधायक हैं। इसका सपा का कोई क्रेडिट नहीं दिया उन्होंने, जो कि टेक्निकली गलत है, क्योंकि है तो वो सपा की ही विधायक, वो उसको माने या ना माने। हाँ, तो अब वो उसको एक मॉरल स्टैंड ले रही हैं। दूसरी बात, उन्होंने अखिलेश यादव को एक बड़े चुनौतीपूर्ण अंदाज में उनकी हैसियत बताने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि आपको लगता है आप तो 47 सीट वाले पार्टी थे, आपकी हैसियत थी कि आपको केवल 47 सीट्स आई थी, आपको तो ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान, जयंत चौधरी, स्वामी प्रसाद मौर्य, पल्लवी पटेल, इन सब ने मिलकर 125 सीट पे पहुंचा दिया, 34% वोट दिला दिया, तो आपको मुगालता हो गया कि ये वोट आपका है, ये वोट आपका नहीं है। तीसरी बात जो उन्होंने कही, जिससे मैं एक इंडिकेटर देखता हूँ मानस भाई, कि जब उनसे पूछा गया कि बसपा में आपका जाने का इरादा है, तो उन्होंने एक लाइन में कहते हैं नहीं, बसपा में हमारी कोई बात नहीं हो रही है। और ये बहुत जाहिर है, बहुत साफ है, इसलिए क्योंकि बहुजन समाज पार्टी जिसने कांग्रेस से गठबंधन नहीं किया, जिसने ओवैसी की पार्टी की बात नहीं सुनी, जिसने ओम प्रकाश राजभर का लोड नहीं लिया, ओम प्रकाश कहते रहे कि हम बसपा में जाएंगे, जिसने चंद्रशेखर का कुछ नहीं किया, तो वो पल्लवी पटेल जो मात्र केवल 0.28%, यानी पल्लवी पटेल ने 2022 में जितना वोट पाया था वो कांग्रेस का भी 1/10वां हिस्सा था। 6 विधायक खड़े किए थे, 6 के 6 हार गए थे, तो 6 विधायक और आप पल्लवी जो जीती भी थी वो सपा के टिकट पे जीती थी। जाहिर सी बात है, आप अपना दल कमेरावादी के टिकट पे अगर आपकी जीतने की हैसियत होती तो आपके बाकी 6 विधायक में से भी कोई जीतता। आपकी यहाँ पे प्रतापगढ़ में आप जीती और बगल में कौशाम्बी में और प्रतापगढ़ में बगल में आपकी माताजी चुनाव हार गई। तो मेरा मानना है कि साहब वो आप सारी सीटें हारने के बाद आप सीधे 3 लोकसभा सीटों पे दावा कर देती है, ये बात मुझे बहुत अपील की। तो एक बात उन्होंने ये कही कि बसपा से कोई मतलब नहीं, लेकिन जब उससे पूछा जाता है कि क्या आप भाजपा में जाने की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा देखिए हम एक राजनीतिक पार्टी है, हमने पहले भी राजनीति की थी, हम आगे भी राजनीति करेंगे, हम इस पे अभी कुछ नहीं कह सकते। फिर उनसे पूछा जाता है कि क्या आप अनुप्रिया पटेल के साथ अपने डिफरेंसेस को समाप्त करने को तैयार है, तो जो पल्लवी पटेल अपनी माता जी के साथ आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पानी पी पी कर अनुप्रिया पटेल को कोस रही थी, वो कहती हैं नहीं देखेंगे, हम उसको भी देखेंगे। तो कुल मिलाकर आज की तारीख में उनको और कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा। पल्लवी पटेल एक बहुत स्टिकी विकेट पे है, उन्होंने एक गलत समय विद्रोह कर दिया है, पल्लवी पटेल के पास बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं है, ये बात सच है। लेकिन एक बात मैं इसमें और जोड़ लूं मानस जी, कि एक तरफ एनडीए है जो कि अपना दल सोनेलाल को लगातार 2 बार से 2 सांसद बना रहा है। 2 सांसद उन्होंने 14 में दिए, 2 सांसद 29 में दिए और 2 सांसद इस बार दे रहे हैं वो। और दूसरी तरफ अखिलेश यादव हैं जिन्होंने वैसे तो 6 कुर्मी उम्मीदवार उतारे हैं और इनके पास 13 कुर्मी उम्मीदवार जीते थे 2022 में और 47 ओवरऑल जीते थे। स्ट्रेटेजिक वोटिंग हुई थी कुर्मियों की। ऐसे में अगर वो पल्लवी पटेल के हाथ कुछ नहीं रखते तो आप मान के चलते हैं कि पूरे समाज से, पूरे प्रदेश में फिर उनको लोकसभा में पूरी निराशा ही मिलेगी कुर्मी समाज से। जी आप कुछ कहना चाहते हैं, आपको आपकी बात कंप्लीट करिए। 2 चीजें हैं, मैं अनुपम जी की बातों का जवाब दूं, अच्छा बता रहे थे। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी की हमारी बहन प्रियंका ने बड़ा आरोप लगाया कि इनके साथ कोई नहीं रहता। अरे भारतीय जनता पार्टी के बहुत पुराने कई वर्षों के साथी थे, पंजाब के अंदर आज कहाँ है, महाराष्ट्र के अंदर क्या किया आपने, अपने पुराने साथी के साथ तोड़ फोड़ करके उनकी पार्टी को कब्जा करने का काम किया। जिनके लिए आपने रास्ता बंद किया था, नीतीश कुमार को आप ले गए। तो आपका तो अभी एक बात का मेरे जवाब दे दीजिए ना कि आपके ही पार्टी के अध्यक्ष जी ने कहा कि कांग्रेस वाले बहुत चालू पार्टी है, इनकी बात मत मानना। इस एक स्टेटमेंट का जवाब दे दीजिए। अरे कहा तो आपके अध्यक्ष ने, कहा तो आपके अध्यक्ष ने, उसका वेरिफिकेशन आप करिए ना अपनी बात पे। तो ये तो गलत बात है, आप अपनी बात का जवाब नहीं देते और आप एंकर बन जाते हैं। आप एंकर का काम करिए ना, आप मुझसे सवाल पूछने वाले कौन होते हैं?
आप मुझसे सवाल मत करिए, आप जवाब देने के लिए बैठे हुए हैं। उस पर इनको नहीं दिख रहा है। परिवारवाद का आरोप लगा रही थी। मैं आपको अरे अपने झटके पे जाइए, आपको लोग छोड़ के जा रहे हैं। जयंत चौधरी जी आपको छोड़ के गए, पल्लवी पटेल आपको छोड़ के गई। अपने गिरफ्तार में झांक के देखिए, दूसरे के चक्कर में मत पड़िए, नहीं तो पटकनी खानी पड़ जाएगी। बहुत खराब हालत में है। आपके अध्यक्ष ने कहा, आपके अध्यक्ष ने जो बात कहा उसका वेरिफिकेशन आप लोग नहीं दे पाते हैं। क्या बात करते हैं आप लोग? मैं आपको दूसरी सूची से कोई फायदा नहीं दिलाता हूँ। मैं आपकी बातों का जवाब देने नहीं बैठी हूँ। I'm so sorry। BS येदियुरप्पा के बेटे राघवेंद्र, रवि सुब्रमण्यम के भतीजे तेजस्वी सूर्या, वेद प्रकाश गोयल के बेटे पीयूष गोयल। अरे परिवारवाद की एकनाथ खड़से, खुदबदू रक्षा खड़से, बैठने से लिखने से काम नहीं चलता है। जवाब भी तो दीजिए। आप अमित शाह बेटे जैसा लॉन्च करने के लिए उनके यहाँ देखिए, अभी हमारे साथी ने बताया कि ओम प्रकाश राजभर के बाद हम लोगों ने घोषी में इनके गठबंधन की क्या दशा की। मैं तो एक ही सवाल इनसे पूछ रही हूँ कि इनके पार्टी के अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस पार्टी बहुत चालू पार्टी है, उस पर विश्वास न करना, और इनके अध्यक्ष खुद ही विश्वास कर रहे हैं। तो मतलब इनकी बात का न ओर है न छोर है, और ये जब आपस में ही इनकी नहीं कुछ बन पा रही है, जनता को क्या देंगे? कितने झूठे हैं ये लोग, कितने झूठे हैं। अरे झूठे हैं आप लोग, झूठी है समाजवादी पार्टी। धर्मेंद्र सिंह के झूठे हैं, क्योंकि आप ही के अध्यक्ष जी ने कहा, आप ही के अध्यक्ष अखिलेश जी ने कहा जाने लगती है तो विपक्ष के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करता है। आज तो आप बहुत अच्छे से जानता है कि कितनी कुर्सी जाने वाली है और कौन आने वाला है। सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग होने से कुछ नहीं होता है, आएगा तो मोदी, क्योंकि मोदी ने इस देश में विकास किया है। भारतीय जनता पार्टी 400 पार आएगी और फिर ये दुनिया देखेगी। इंडिया गठबंधन के वोटों को डिवाइड करने का भरोसा भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट कर रही है, उनको बैकडोर से मदद कर रही है। ये चीजें खुल जाएगी। केवल आप चाहे हेमंत सोरेन दक्षिण भारत देख लीजिए और चाहे केजरीवाल जी को देख लीजिए, जो लोग इंडिया गठबंधन में है, जिससे भारतीय जनता पार्टी को डर लग रहा है कि हमारी सत्ता चली जाएगी, सिर्फ उन्हीं के खिलाफ सीबीआई, ईडी और तरह तरह की कार्रवाई चुनाव के दौरान कर रहे हैं। तो ये तो जनता देख ले, सारा इनकी जो इनके कृत्य है जनता के बीच में आ गए, उजागर हो गए। सबसे महत्वपूर्ण है बुनियादी सवालों के जवाब इनके पास नहीं है। जनता के सामने कृत्य उजागर हो गए। मेरा मूल सवाल है कि पल्लवी पटेल क्यों छोड़ गई आपको, राष्ट्रीय लोकदल क्यों छोड़ गया आपको, जयंत चौधरी पक्ष दोस्त मनोज पांडे, पहले मनोज पांडे क्यों चले गए बीजेपी के पास? देखिए मानस जी, मैंने पहले कहा जयंत चौधरी जी को हमने राज्यसभा में भेजा। जयंत चौधरी जी मैंने कहा उनकी विरासत को भारतीय जनता पार्टी मिटा के शून्य में कर दी थी। उनके 8 उनके विधायक हमने बनाए, सदन में दोनों जगह उनका प्रतिनिधित्व हुआ, लेकिन वो क्यों छोड़ के गए, उसके पीछे उनकी कौन सी मजबूरियां रही, ये तो भारतीय जनता पार्टी बता सकते हैं कि वो किस तरह से भारत रत्न की लालच में चले गए कि उनको मिल गया, कि कुछ और बंटवारे में मिल गया, या आगे आने वाले समय में क्या भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया है। उसमें समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई कमी नहीं रही। हमने पूरा सम्मान, गठबंधन धर्म का पालन किया, पूरा सम्मान किया, उनको पूरा प्रतिनिधित्व दिया, जो उनको चाहिए था उससे ज्यादा दिया। हमने जब भी गठबंधन किया, समाजवादी पार्टी ने जब भी गठबंधन किया, इन सब सीटों की संख्या से ऊपर उठ करके राष्ट्र हित में, प्रदेश के हित में हमने समझौता किया, और सीटें कभी आड़े हाथों नहीं आई। जिसको जितनी सीटें चाहिए होगी उससे ज्यादा आगे बढ़ के हमने दिया। अब ये इसके पीछे क्या कारण है, ये पूरा देश समझ रहा है, आप भी समझ रहे हैं। कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी को हार का डर सता रहा है। वो इंडिया गठबंधन से इतना ज्यादा डरे हुए हैं कि जो भी गठबंधन के साथी है उसको एन केन प्रकारेण ईडी सीबीआई से डरा के और किसी प्रकार से प्रलोभित करके उनको तोड़िए, उनको अलग मुझे इनके वक्तव्य पे इंडिया गठबंधन से डर। प्रियंका जी, बहुत बुरी तरह की हंसी आ रही है, मुझे इतना डर लग रहा है कि हंसी आ रही है। ये बोलने नहीं देंगे इनको, चुप कराइए तो मैं बोलूं। मानस जी, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता से जरूर पूछिएगा जब भी मौका मिले कि जनता की मूलभूत समस्याएं जो इन्होंने वादा किया था और उसके साथ पिछले 10 वर्ष की उपलब्धियां जनता के बीच लेकर के आए और उस पर वोट मांगे, ये जरूर बताएं। मानस जी जरा पूछिए इनसे कि डरा हुआ कौन है। जो इनके अलायंस के लोग हैं ना, अरविंद केजरीवाल जी का बीपी लो हो गया है डर के मारे, जरा जवाब ले लीजिए इनसे, हालत खराब हो गई है।
प्रियंका जी, इस देश की चिल्लाने खूबसूरती से है बात भारत के बात लोकतंत्र करने में, नहीं दे जब रहे हैं। अनाचार सुनिए, अत्याचार करके नेताओं को बहुत जेल बोल भेजने लिया का आपने काम हुआ, धर्मेंद्र उसी जी। समय सरकार में पलट दी गई है। उसी समय देश की प्रियंका जनता जी, ने सरकार को प्रियंका जी, खाट फेंका है चलो और वो अभी समाप्त मानस किया जी, गया है। बहुत आपको पूरा समझ लिएगा। अब आप मैं प्रियंका जी के पास हूँ, सुशील जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। प्रियंका जी को कुछ बात, प्रियंका महोदय जी, क्या वास्तव में बीजेपी एनडीए का कुर्बान बताया हुआ है? जो सवाल करते हैं, क्योंकि आरोप यह है आपके ऊपर कि आपने जनता से अपने वायदे नहीं पूरे किए। जो रोजगार देने की बात की थी आपको वो नहीं पूरा किया, आप कालाधन वापस लेके नहीं आए, आप विपक्ष के तमाम नेताओं का आचरण कर रहे हैं, बड़े नेताओं को चुनाव से पहले गिरफ्तार कर रहे हैं, जिसको पता नहीं कि आपके डर का प्रतीक है। और दूसरे चरण में आप इतने भयभीत हैं, आपने उस भारतीय समाज पार्टी के साथ जिन्होंने खुले मन से आपकी मुखालफत की, आपके बड़े नेताओं को एक साथ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जो हम यहाँ तक नहीं कर सकते। आप डर की वजह से आप राष्ट्रीय लोकदल के जैन के साथ किया है। आपको डर था इसलिए आप मनोज पांडे समेत तमाम बड़े नेताओं को छोड़ दिया। आपको डर था इसलिए आप रितेश पांडे से लेकर के आजाद तक से अपनी पार्टी कर रहे हैं। तो ये डर के जो बहुत सारे प्रतीक जो बताए जा रहे हैं, क्या वास्तव में जो सत्य है, आप वास्तव में घबराए हुए लोग हैं? मैं बोल तो रही हूँ मानस जी कि इतने घबराए हुए कि आप देख सकते हैं कि इतने आरोप लगाने के बावजूद मुझे हंसी आ रही है, क्योंकि अगर ये सच में अपने गिराबान में झांक के देखेंगे तो इनको समझ में आएगा कि रियलिटी है कहाँ और ये कहाँ है ना। बैठ जाओ बेटा। तो ये देखिए एक्चुअली क्या है कि ये लोग इतने आरोप लगा रहे हैं, इतने आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और खुद के ही मुंह से कहते हैं कि महत्वाकांक्षाएं होती हैं और मजबूरियां होती हैं जो गठबंधन करना पड़ता है। मैं इतनी देर से सिर्फ एक ही सवाल पूछ रही हूँ कि ये लोग कहते हैं कि झूठ बोलती है भारतीय जनता पार्टी। अरे इनके जो अध्यक्ष हैं उन्होंने ये कहा कि मैं यही सवाल बहुत देर से पूछ रही हूँ लेकिन इसका जवाब इन्होंने मुझे एक बार भी नहीं दिया। सारी बातें इन्होंने मुझे बोल करके टहला दी कि कांग्रेस पार्टी बहुत चालू पार्टी है, इनका विश्वास मत करना। कौन से विश्वास के साथ वापस से आ गए साथ में? प्रियंका जी, मोदी जी ने कहा तरीके की जो ये बातें करते हैं मोदी जी जिस तरीके से, अब आप चुप रहिए तो मुझे बोल लेने दीजिए, इनको चुप रहिए, बोलते रहते हैं आप चुप रहिए, मुझे बोलने देंगे। आप तो प्रधानमंत्री जी ने आप लोगों को समाजवादी पार्टी को महिलाओं का सम्मान करना नहीं आता है, डिबेट में सम्मान करना नहीं आता है। मैं तो पूछ रही हूँ, आप मुझे एक बात का सवाल का जवाब तो दे नहीं रहे और मुझे बोलने भी नहीं दे रहे। आप जब टीवी डिबेट पे नहीं बोलने दे रहे हैं तो आप महिलाओं का किस तरीके से सम्मान करेंगे और कैसे महिलाओं को सशक्त करेंगे जब आप महिलाओं की आवाज ही नहीं उठने दे रहे हैं? तो कैसे किस तरीके से आप लोगों का आचरण है? मैं तो यही बोलूंगी। अब मेरे पास विक्टिम कार्ड खेल रही है, बताने के लिए मेरे पास पूरी लिस्ट है, लेकिन जब आंखों पर पट्टी बंधी हो ना तो कुछ दिखाई नहीं देता। आप कहते हैं कि हम डरे हुए हैं और आपके पार्टी के जो अलायंस के केजरीवाल जी हैं, बीपी उनका लो हो रहा है। करोड़ों का घोटाला करके अंदर गए तो बीपी लो होगा, परेशान होंगे। किस चीज का डर सता रहा है? और ये लोकतंत्र की बात करते हैं। मैं बता दूं, ईवीएम मशीन पर सारा दोष ये लोग डाल देते हैं और जब यही इनका चंडीगढ़ में आपका मेयर बनता है तो लोकतंत्र की जीत होती है। और जब इस तरीके से जब और कहीं भारतीय जनता पार्टी की जीत होती है तो लोकतंत्र की मार है। तो किस तरीके की बात ये लोग करते हैं, किस तरीके की सोच ये लोग रखते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता। आप कार्य करिए जनता के हित में, आप उसी से लोगों के प्यार और आशीर्वाद को जीत सकते हैं। तो इस तरीके से आप सिर्फ सही बोलते रहिए अपनी बातों को जजमेंट करने, ऐसे काम नहीं चलता। और आप बहुत देर से पता नहीं क्या क्या बात किए जा रहे हैं। मुझे आवाज थोड़ी कम आ रही है, मैं क्लियर क्वेश्चन नहीं सुन पा रही हूँ। नहीं, मैं कोई सवाल नहीं। देखिए चुनाव पहले चुनाव होते थे, अब तो सिर्फ चुनाव हो रहा है ये करने के लिए कि कैसे मोदी जी को हराना है। विपक्ष के पास ना तो कोई नियत है ना तो कोई नीति है, बस एक सोच है कि इस देश के प्रधानमंत्री को हराना है। और इस सोच के साथ कभी भी आप आगे नहीं बढ़ सकते कि माननीय मोदी जी ने सिर्फ एक सोच रखी है, इस देश को विकसित भारत बनाने की और इस देश को आगे ले जाने की, महिलाओं को सशक्त करने के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, गरीबों के लिए तमाम अभियान और योजनाएं निकाली जा रही हैं इस वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए। चलिए सुशील जी, आप अपनी बात कंप्लीट करिए। देखिए, मैं भाजपा की प्रवक्ता को बड़े ध्यान से सुन रहा था। इनकी पार्टी की एक खासियत है कि न ये संसद में किसी को सुनेंगे, न डिबेट में किसी को सुनेंगे, और जब भी कोई विपक्ष का जनता का आदमी बोलता है, अरे भाई जब ये सुप्रीम कोर्ट की नहीं सुनते
विपक्ष का सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष का ही एसबीआई जनता से का आदमी कहा। होता है। अब प्रियंका जी, बहुत अच्छा। आपकी बात को बड़े गौर से सुना हूं, ये आदत बंद करिए भाजपा के प्रवक्ताओं को कि दूसरे का भी सुनने की क्षमता रखिए। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा एसबीआई से इलेक्ट्रोल बॉन्ड लाइए, तो ये इनके रिश्तेदार थे जो इनके आदेश का पालन कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करेंगे। अभी पीएम केयर फंड का जब इस देश में जांच हो रही है, और होने दीजिए, और इस देश को देशभक्त वाली पार्टी का पता चलेगा कि आपने इस देश में किससे किससे वसूला है और कितना वसूला है। आपकी सारी देशभक्ति और ये जो डर बता रही है ना, ये इंडिया गठबंधन, जननायक राहुल गांधी और गांधी परिवार से जितना भाजपा को डर लगता है, ये पूरा देश देख रहा है। और 10 साल आपने सरकार चलाई है, आप में अगर हिम्मत है तो विपक्ष के नेताओं को साबित करिए और उनको जेल में। ये जांच के नाम पर इस देश में जो आपने माहौल बनाया है कि आप किसानों की नहीं सुनेंगे, वो बेचारे वो किसान आंदोलन करेंगे, आप उनके लिए संसद में एमएसपी नहीं बनाएंगे। तो ये जो 400 का नारा आपने दिया है, 80 का नारा दिया है, ये इस देश में आप चाहे कांग्रेस का खाता बंद करा दीजिए, चाहे उनको चुनाव लड़ने के लिए उनके खाते फ्रीज करा दीजिए। इस देश में चुनाव अब जनता और मोदी जी की सरकार जो कह रहे हैं वो वसूली की सरकार है, उसके बीच में होने जा रहा है। और ध्यान रखिए, जिन 80 करोड़ को आप मजदूर कहते हैं, जिनको आपने झोला दिया है ना, वही आपको जवाब देंगे। अभी घोसी में दिया था। ध्यान रखिए, लोकसभा के चुनाव में कैंडिडेट उतरने दीजिए, कौन कहां से आएगा ये भी इतना माने नहीं रखता है मानस जी। इस देश में जब तक नामांकन नहीं होता है किसी कैंडिडेट का, यही पल्लवी आज अगर इधर मन बनाती है तो कल उधर भी जा सकती है। नेताओं की बात जो आपने कही मनोज पांडे जी की, मनोज पांडे जी को जो वादा किया गया होगा अगर नहीं मिलेगा तो हो सकता है कि चुनाव के पहले फिर वो कहीं नजर आए। तो राजनीति में कौन नेता कहां रहेगा ये अलग विषय है, लेकिन कभी कभी देश का चुनाव जनता भी लड़ने लगती है, और जब जनता लड़ती है तो उसका फैसला दूसरे प्रकार का होता है। मुझे ऐसा लगता है इस देश में अब संविधान, एक तरफ भाजपा के विचारक जितने भी होंगे जो भाजपा को पसंद करते हैं वो कट्टरता के साथ उनके साथ खड़े होंगे, और जो भाजपा को नहीं पसंद करते हैं वो चाहे छोटे दल के नेता हो, चाहे जनता हो, चाहे छोटे कार्यकर्ता हो, वो इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हो रहे हैं। और ये चुनाव आर पार होगा, ये मैं मानस जी बताना चाहता हूँ। पल्लवी जी इधर होगी, भविष्य के गर्द में है। और एक बात प्रियंका जी के लिए उन्होंने कहा कि लड़की हूं लड़ सकती का नारा दिया था। आदरणीय प्रियंका जी चुनाव लड़ेगी, इसको कहीं नोट कर लीजिए जाके। और आपने उन्होंने 40% टिकट दिया है, अब आप में हिम्मत हो तो आप 40% टिकट दे दीजिए ना महिलाओं को। ये इस तरह का इस देश में 33% महिलाओं को पंचायती चुनाव में मौका दिया है राहुल गांधी जी ने, और इसीलिए चुनाव में राजनीति में आए हैं लोग। सरकार के तौर पर जो मौजूदा हालात है इस समय, एक तरफ एनडीए और एक तरफ इंडिया, क्या देखने की जो मौजूदा जो इंडिया का स्वरूप है उत्तर प्रदेश में, मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, ये कितनी बड़ी चुनौती पेश कर सकता है मानस जी सबकी आवाज क्लियर हो रही है। आज आपकी आवाज स्टूडियो से पता नहीं क्यों क्लियर नहीं है, क्या आप अपना प्रश्न प्लीज दोहराएंगे? टेक्निकल हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मेरा सवाल ये है कि मौजूदा जो इंडिया गठबंधन का है वो कितनी बड़ी चुनौती एनडीए के लिए पेश कर सकता है मौजूदा वक्त? देखें, एक कंबाइंड विपक्ष आता 2019 की तरह, आपने देखा कुछ भी हो, इन्होंने जब कंबाइंड विपक्ष लेके आए थे तो इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को 64-65 सीटों पे ढकेल दिया था और 16 सीटें ले ली थी। हाँ, 16 सीटें आपने ले ली थी। तो एक कंबाइंड विपक्ष आता तो एक बार उम्मीद की जा सकती थी। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अपनी गलतियों से सीखती है। आप अक्सर देखिए, घोसी की बात होती है, जब आप महागठबंधन बनाते हैं तो पहला उपचुनाव आप फूलपुर, यहाँ जहाँ मैं बैठा हूँ प्रयागराज में, फूलपुर में और गोरखपुर में करते हैं, और दोनों चुनाव महागठबंधन जीत लेता है। भारतीय जनता पार्टी दोनों चुनाव हार जाती है। लेकिन उसके 11 महीने बाद जब दोबारा 2019 में चुनाव होता है तो सारी सीटें बीजेपी निकाल लेती है।
उसी महागठबंधन से जीत लेती है। तो मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ ये है कि उन्होंने अपनी गलतियों से सबक लिया, उन्होंने अपनी गलतियों से सबक लिया, उन्होंने आपसे फूलपुर वापस छीन लिया, उन्होंने गोरखपुर वापस छीन लिया, उन्होंने आपके जो समाजवादी किले हैं, आजमगढ़, कन्नौज, बदायूं आपसे छीन लिए। 52% 53% मुसलमान जो जिले हैं जैसे रामपुर, वो आपसे ले लिया। और तो अब मेरा अपना मानना है कि साहब जिस तरह वो अपनी गलतियों से सबक लेके अपनी चुनावी रणनीति में अंतर लाते हैं, मुझे लगता है कि विपक्ष को भी इसमें अपना एक एंगल चेंज करना। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देकर अपनी बात समाप्त करूं। देखिए, हकीकत ये कि भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी और केजरीवाल का इस्तेमाल किया है। उन्होंने केजरीवाल का इस्तेमाल कांग्रेस को दिल्ली से और कांग्रेस और पंजाब से साफ करने में किया है। उन्होंने केजरीवाल का प्रयोग करके दिल्ली और पंजाब दोनों से कांग्रेस को हटा दिया। केजरीवाल को देखिए, वो दिल्ली के अलावा कहीं कांग्रेस से समझौता भी करने को तैयार नहीं है। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे सुप्रिया श्रीनेत, पवन खेड़ा और अजय माकन, इन 3 नेताओं के वीडियो वायरल हैं। ये तीनों कह रहे हैं कि केजरीवाल के खिलाफ शराब घोटाले की जांच की मांग हमने की थी, केजरीवाल के खिलाफ जांच हमने कराई, केजरीवाल भ्रष्ट है, उसके खिलाफ जांच होनी चाहिए। और अब जब उसकी जांच हो गई, वो जेल जा गए, तो राहुल गांधी सुनीता केजरीवाल के यहाँ सांत्वना देने जा रहे हैं। मुझे तो ये लगता है कि अब जब केजरीवाल जेल गए हैं, तो कांग्रेस पार्टी के पास बहुत गोल्डन मौका है कम से कम दिल्ली में अपनी जमीन वापस हासिल करने का। वो जमीन, देखिए, केजरीवाल का वोट कौन है? केजरीवाल का वोट वो है जो भाजपा को वोट नहीं देना चाहता, तो वो पहले कांग्रेस को देता था, अब केजरीवाल को दे रहा है। आज जब केजरीवाल अपनी पूरी कैबिनेट समेत जेल में है, और जबकि उनके ऊपर भ्रष्टाचार के इतने गंभीर आरोप लगे हैं, और जबकि कांग्रेसी नेताओं का ये कहना है कि इन आरोपी की जांच की मांग हम ही ने की थी, केजरीवाल को हम ही ने जेल भेजा, तो आपको बजाय केजरीवाल के साथ खड़ा होने के आप एक स्टैंड ले लीजिए कि साहब तो बड़े भ्रष्ट निकले, और आपके पास गोल्डन मौका है दिल्ली में अपनी जमीन वापस लेने का। एक आखिरी बात मानस भाई मैं कहूंगा, अब समय आ गया गांधी परिवार को थोड़ी जिम्मेदारी लेना चाहिए। आप जैसे देखिए, प्रियंका गांधी की बात हो रही है, चलो यूपी में आप नहीं चुनाव न जीत पाई, आज की तारीख में मुझे लगता है कि अगर प्रियंका गांधी को आप दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री घोषित कर दे, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी वापस अपनी जमीन हासिल कर लेगी, आम आदमी पार्टी साफ हो जाएगी, कांग्रेस फिर से दिल्ली में आ जाएगी। आप गांधी परिवार को अगर आगे ही करना है, केवल अमेठी रायबरेली थोड़ी ना है, आप इसको देखिए। आप गांधी परिवार की एक बहुत पुरानी सीट है उत्तर प्रदेश में हमारे यहाँ फूलपुर, यहाँ से जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री हुआ करते थे। और आज भी बताएं मानस भाई कि कांग्रेस चाहे बिल्कुल रेस पे ना हो, लेकिन वहां पे फिर भी 25-30 हजार वोट कांग्रेस को मिल जाते हैं, इतने पुराने कांग्रेसी है वहां पे। पर वो सीट कांग्रेस जो है समझौते में समाजवादी पार्टी को दे देती है, और बदले में इलाहाबाद की कौन सी सीट लेती है? इलाहाबाद पार्लियामेंट्री सीट। इलाहाबाद पार्लियामेंट्री सीट आपने 40 साल से नहीं जीती। 40 साल पहले जब जीती भी थी तो अमिताभ बच्चन ने जीती थी इसको। तो मेरा ये कहना है थोड़ा स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बेहतर हो तो मेरे ख्याल से बेहतर रिजल्ट आ सकते हैं। चलिए, रणनीति में बदलाव की बहुत जरूरत है और शायद तभी मुकाबला हो पाएगा। आप सभी खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया, अनुपम जी आपका भी बहुत शुक्रिया, सुशील पाठक जी बहुत शुक्रिया आपका, और प्रियंका बीजेपी से हमारे साथ जुड़ी हुई थी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त आ गया है कि विपक्ष को भी अपनी रणनीति में बदलाव करने की बेहद सख्त जरूरत है, क्योंकि एनडीए का मजबूत कुनबा जब सामने खड़ा हुआ और बिखरा हुआ इंडिया गठबंधन का कुनबा कैसे लड़ाई होगी, इस पर भी विचार करना बेहद जरूरी है। चलिए, इस चर्चा को ही विराम देते हैं। कल फिर किसी नए विषय के साथ आप सभी के सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।